तो शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबर से। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना कहर में एक और बड़ा ऐलान किया है। वजीर आला शिवराज सिंह ने कोरोना कहर में उन तमाम लोगों के अहले खाना को हमदर्दाना तकर्रुरी देने का ऐलान किया है जिन लोगों की कोरोना की वबाई बीमारी में ड्यूटी के दौरान मौत हुई है। वजीर आला शिवराज सिंह ने ऐलान करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना बनाई गई है जिसमें वो मुलाजमीन जो यौमिया मजदूरी के तौर पर या कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के तौर पर काम करने वाले या कलेक्ट्रेट की शरह पर काम करने वाले मुलाजमीन को शामिल किया गया है। जिनकी कोरोना में मुलाजमत के दौरान मौत हुई है उनके अहले खाना को उसी ओहदे पर हमदर्दाना तकर्रुरी दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि इससे कबल वजीर आला शिवराज सिंह चौहान कोरोना कहर में बेसहारा बच्चों को पेंशन, मुफ्त राशन और मुफ्त तालीम का ऐलान करने के साथ सहाफ़ियों और उनके अहले खाना को भी कोरोना बीमारी होने पर हुकूमत की जानिब से तमाम तरह के अखराजात पूरे करने का ऐलान किया था। क्या कहते हैं वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान, सुनिए। मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना, इस योजना के अंतर्गत समस्त नियमित स्थायी कर्मी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ संविदा, कलेक्टर दर पर कार्यरत सेवक, इन सबको के परिवारों को, परिवार में आश्रितों को जो परिवार तय करे, अनुकंपा नियुक्ति उसी पद पर दी जाएगी ताकि उनका परिवार उनसे बिछड़ जाने के बाद परेशान ना हो, रोजगार की निश्चितता हो और उनकी आजीविका चलती रहे। कर्मचारी संगठनों की मांग को स्वीकार करते हुए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक बहुत ही उल्लेखनीय, सराहनीय कर्मचारी हितैषी फैसला किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री कोविड विशेष अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू की है और कोविड विशेष अनुग्रह राशि योजना लागू की है। इस योजना में अगर कोविड की ड्यूटी करते हुए किसी शासकीय सेवक की मृत्यु होती है तो उसके एक आश्रित को तत्काल अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इस योजना की सबसे बड़ी उल्लेखनीय बात यह है कि अनुकंपा नियुक्ति में किसी तरह का भेद नहीं रखा गया। और मध्य प्रदेश में कोरोना की वबाई बीमारी के खात्मे के लिए भोपाल के रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने गौमूत्र यानी गाय के पेशाब से इलाज करने का मशवरा दिया है। भोपाल में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए जहां साध्वी ने कोरोना मरीजों का गौमूत्र से इलाज करने की सलाह दी, वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वो गौमूत्र पीती हैं इसलिए कोरोना की वबाई बीमारी से महफूज हैं। वहीं कांग्रेस ने भोपाल के रुकन पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान को मध्य प्रदेश की बदकिस्मती से ताबीर किया है। कांग्रेस एमएलए कुणाल चौधरी ने वजीर आला शिवराज सिंह से सवाल किया है कि सूबे के कोरोना मरीजों का आईसीएमआर की गाइडलाइन के मुताबिक इलाज होगा या फिर साध्वी के ज्ञान से इसको तय किया जाना चाहिए। क्या कहते हैं दोनों पार्टियों के लीडरान, सुनते हैं जरा। गाय का गौमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे स्वाइनफ्लू का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ लेकिन मैं प्रतिदिन गौमूत्र अर्थ लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है, ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ और ना ही ईश्वर मुझे करेगा कि मैं उस चीज का, उस औषधि का उपयोग कर रही हूँ। दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का कि एक भोपाल की सांसद लगातार जिस प्रकार से अनर्गल बयानबाजी करती है, आज फिर उन्होंने बयान दिया है कि कहीं ना कहीं गौमूत्र पीने के कारण उन्हें कोरोना नहीं होता।
आप सांसद हैं, आपको देख के कई लोग फॉलो करते हैं और कई लोग इस कारण से जनता लेट होती है और उसके कारण मौतें होती है, लोगों की मौतें हो रही है, लोग मर रहे हैं और आप इधर उधर की सलाह देने का काम कर रहे हैं। स्पष्ट है, शिवराज जी तय करें कि क्या है, क्या गोमूत्र पीने से अगर अच्छा हो रहा है तो क्यों ना हम इन्हें हॉस्पिटलों में अप्लाई करें, और अगर आईसीएमआर की WHO की गाइडलाइंस में नहीं हो, जिस प्रकार से दवाइयों का ऐसा, क्योंकि एक एक व्यक्ति रेमडेसिविर से लेके दवाइयों से लेके हर चीज के लिए संघर्ष कर रहा है, अपने घर बार को बेच के काम कर रहा है, और सांसद लगातार जिस प्रकार की सलाह देती है, इसके कारण कहीं ना कहीं लोग लेट होते हैं और लोगों की मौतें होती है। तो अब सवाल इस पर है कि जो मेंबर पार्लियामेंट हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनके इस मशवरे पर कौन अमल करने जा रहा है और कौन अमल करने नहीं जा रहा। आगे बढ़ते हैं। कोरोना से लड़ाई में इस वक्त पूरा मुल्क मुत्तहिद है और कोरोना ने आपसी मुनाफरत की, यानी जो नफरत की दीवार खड़ी करने की जो कोशिशें होती रही हैं, उस दीवार को भी गिरा दिया है। जयपुर में मुस्लिम तंजीमें कोरोना मरीजों और उनके रिश्तेदारों की मदद में मसरूफ हैं। राजस्थान मुस्लिम फोरम की जानिब से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। हमारे नुमाइंदे अरबाज ने इसका जायजा लिया है। कोरोना की दूसरी लहर, जैसा कि आपको मालूम है, बहुत घातक सिद्ध हो रही है। बड़ी तादाद में लोगों की जानें जा रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड ये कहाँ किस तरह से मिल सकते हैं, ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी, ये अभी तक किसी को, आम लोगों को इसकी मालूमात प्रॉपर नहीं है। तो हमारे जो मुस्लिम समाज सेवी संस्थाओं के संयुक्त संगठन यूनाइटेड मुस्लिम एड की ओर से हमने 1 तारीख को यहाँ मुस्लिम मुसाफिर खाने के सहयोग से कोविड-19 हेल्प डेस्क शुरू की है। इसमें हमारा मकसद ये है कि हम लोगों को बेड की जानकारी अवेलेबल कराएं। गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसमें हमने, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक वेबसाइट और बनाई है covidsupportrajasthan.org के नाम से। तो दोनों साइट हमारी लिंकअप है और उस साइट की वजह से हम लोगों को सारी जानकारी, जो रियल टाइम डाटा है, वो हम दे पा रहे हैं। इसमें हम बेड कहाँ मिल सकता है, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, रिफिलिंग कहाँ से होगी, खाली सिलेंडर उनको कहाँ से मिल सकता है, ऑक्सीजन बेड कहाँ मिलेगा, वेंटिलेटर कहाँ मिलेगा, इस तरह की जानकारी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी तक तकरीबन हमारे पास 324 लीड्स आई हैं, जिसमें हम तकरीबन 80% लोगों को सेटिस्फाई करने में कामयाब हुए हैं। हम सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक यहाँ बैठते हैं और हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी इशू किया हुआ है, जो उस पर कॉल्स तो मतलब 24 घंटे ही चलती हैं। कई बार रात को लेट नाइट भी फ़ोन बजते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स को हम अटेंड करें और उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। हेल्पलाइन नंबर जैसे हमने बताया कि इशू कर रखा है, तो राजस्थान भर से हमारे पास इस पर कॉल आ रहे हैं। कई बार लोग बहुत पैनिक होते हैं कि साहब हमें आईसीयू बेड चाहिए, कि भैया हमें ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी है हमारे पेशेंट को, तो ऑक्सीजन कैसे मिल पाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि अटमोस्ट हमारे पास जो जानकारी है उससे उसको सेटिस्फाई करें, उसको जो भी सॉल्यूशन है उसको दे सकें। जैसा अभी हमारे टीममेट्स ने बताया कि हालात बहुत बुरे हैं, उन्हीं हालात के मद्देनज़र हम लोगों ने देखा है कि बहुत सी बस्तियां ऐसी हैं जहां जो डेली वेज अर्नर्स हुआ करते थे उन्होंने अपना रोज़गार खो दिया है, और भी कई मार्जिनल सेक्शन है सोसाइटी का जिसने अपना रोज़गार खो दिया। तो उनके लिए आजकल काफ़ी दिनों से अपनी सेविंग यूज़ कर रहे थे, मगर अब एक ऐसा वक्त आ गया है कि जितने दिनों से काम धंधे बंद पड़े हुए हैं, लोगों के पास खाने पीने के लिए राशन की पैकेट नहीं है। तो उसी के चलते हमारी टीम ने, यूनाइटेड मुस्लिम एड की टीम ने एक मुहिम शुरू करी है, जिसमें हम सूखे राशन का पैकेट बांट रहे हैं बस्तियों में जाके, जिसमें तमाम बस्तियां हैं जयपुर के चारों तरफ की, जहां जहां जरूरतमंद है वहां हमारी टीम पैकेट पहुंचा रही है राशन के। और एक मुहिम हमारी चलती है कि हमारे दिन में 600 पैकेट, 300 लंच में, 300 डिनर के टाइम के, शाम के टाइम REHS के बाहर हमारी टीम द्वारा रोज बांटे जाते हैं। उसके अलावा भी हमारे जो फूड पैकेट्स हैं, जो SMS के बाहर भी हमारे कई सहयोगी हैं जिनके माध्यम से हम लोग वहाँ बांटते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस है हम कर रहे हैं, हमारी तरफ से जो मुमकिन कोशिश हो सकती है वो कर रहे हैं, और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि आगे भी हम इस तरह हमारे जो देशवासी हैं, जो परेशान हैं, उनकी मदद करते रहें। राजस्थान मुस्लिम एड पूरे राजस्थान के साथ साथ जयपुर के अंदर ऐसे कोविड मरीजों की मदद कर रहा है कि जो ये चाहते हैं कि बेड कहाँ है, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, थोड़ी कंसल्टेंसी भी चाहिए होती है। ये टीम आप मेरे पीछे देख सकते हैं 24 घंटे लोगों की मदद के लिए लगी रहती है, और इनकी जो मदद की वजह से करीब 350 से 400 लोग अभी तक लाभ हासिल कर चुके हैं। फिलहाल कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद की जाए। यहाँ पर जो मुस्लिम तंजीमों ने, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इस मुसाफिर खाने और राजस्थान हज कमेटी हाउस को भी जो है कोविड सेंटर बनाने के लिए डेडिकेट करने की एक जो है यहाँ पर पहल की है, एक प्रस्ताव सरकार के सामने रखा है। कोशिश ये है कि मुस्लिम समाज की तरफ से ज़्यादा खिदमत कोविड मरीजों की जाए और कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने के लिए जो कोशिशें की जा रही है उसमें जल्दी से जल्दी जीत दर्ज की जाए। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।
तो एक तरफ कोरोना से लड़ने के लिए कई तरह के इकदाम किए जा रहे हैं समाजी सतह पर भी, लेकिन एक उसका दूसरा रुख भी है। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला और बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस ने इस बात का एतराफ किया है कि पीएम केयर फंड के तहत, यानी पीएम केयर फंड, आपको याद होगा पीएम केयर फंड जो कायम किया गया था पिछले साल, पीएम केयर फंड के तहत औरंगाबाद जिले को मौसूल 150 वेंटिलेटर्स नाकिस हैं, नाकारा हैं। लेकिन साबिक वज़ीर आला ने यह दावा भी किया है कि रियासत महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा यानी 5000 वेंटिलेटर्स मौसूल हुए हैं। इनमें से ज्योति कंपनी ने जो वेंटिलेटर फराहम किए हैं वो नाकिस साबित हुए हैं। बीजेपी लीडर ने ज्योति कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत की है, ताहम यह भी कहा है कि इस पूरे मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह मामला इंसानी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस कोरोना अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब में शरीक थे। बीजेपी रुकन असेंबली अतुल सातवे ने यह अस्पताल कायम किया है। वेंटिलेटर पीएम केयर फंड से पहुंचा है, लेकिन ये सब के सब नाकिस हैं। 5000पेक्षा जास्त व्हेंटिलेटर्स या ठिकाणी केंद्र सरकारने दिले आहेत आणि ते महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात ते चाललेले आहेत। त्यामुळे मला असं वाटतं की ठीक आहे, जर आता कुठले व्हेंटिलेटर्स बरोबर नसतील ते बदलले गेले पाहिजेत, त्याच्यावर कारवाई केली गेली पाहिजे, पण त्याकरता सगळे व्हेंटिलेटर चूक आहे आणि मग काहीतरी त्यात गडबड आहे अशा प्रकारचं वातावरण तयार करून त्याचं राजकारण करणं हे मात्र योग्य नाही असं माझं मत आहे। और औरंगाबाद में राब्ता वजीर सुभाष देसाई की मौजूदगी में अवामी नुमाइंदों और आला सरकारी हुक्काम की कोरोना जायजा मीटिंग हुई। इस मीटिंग में एक मरतबा फिर नाकिस वेंटिलेटर्स का मामला गूंजा। MIM रुकन पार्लियामान इम्तियाज जलील ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि 150 नाकिस वेंटिलेटर फराहम करने वाली एजेंसी के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। शिवसेना MLA संजय शसाट ने भी इस मामले पर MP जलील की हिमायत की। मीटिंग में वैक्सीन की किल्लत पर भी गौर किया गया और वैक्सीन की कमी को दूर करने का मुतालबा किया गया। दूसरी तरफ औरंगाबाद शहर में कोरोना मरीजों की तादाद में नुमायां कमी आने पर इम्तियाज जलील ने फ्रंटलाइन वॉरियर्स का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि हालात जल्द ही नॉर्मल होंगे। समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये आखिरी लॉकडाउन रहेगा और इसके बाद अगर लोगों ने पूरी तरीके से ये कर दिए है तो हर चीज़ खुल जाएंगी और हम भी अच्छी तरीके से बाहर निकल सकेंगे। सबसे अहम मुद्दा ये था कि वेंटिलेटर, तो ये जो गवर्नमेंट के जो मेडिकल डीन जो थे उन्होंने भी रिपोर्ट किया है, कलेक्टर ने भी मीटिंग में बोला है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वेंटिलेटर भेजे हैं वो कोई भी काम के नहीं। जो टेक्नीशियन आए थे उन्होंने 2 वेंटिलेटर रिपेयर करने की कोशिश की लेकिन वो भी नाकाम हो गए। नए आए हुए ब्रांड दूसरे दिन खराब होते हैं और हमने बड़े जोर से बोला है कि ये वेंटिलेटर कोई भी पेशेंट को लगाया नहीं जाएगा। जामिया मिलिया इस्लामिया ने साल 2021-22 के लिए ई प्रॉस्पेक्टस लॉन्च कर दिया है। ई प्रॉस्पेक्टस यानी डिजिटल प्रॉस्पेक्टस लॉन्च कर दिया है और प्रॉस्पेक्टस में 8 नए कोर्सेज का आगाज किया गया है और साथ ही 4 नई फैकल्टी भी लाई गई हैं। 30 जून तक ऑनलाइन दाखिला फॉर्म दाखिल किया जा सकता है। फिर से आपको बता दूं, 30 जून तक ऑनलाइन दाखिला फॉर्म दाखिल किया जा सकता है। 26 जुलाई से 28 अगस्त के बीच दाखिला टेस्ट होंगे। और एक और बहुत अच्छी खबर, अमेरिका के न्यू जर्सी में ईद कमेटी की जानिब से मेटलाइफ स्टेडियम में ईद उल फित्र की नमाज का इंतजाम किया गया था। लोगों ने समाजी फासले के साथ ईद उल फित्र की नमाज अदा की। नमाज के बाद खाने पीने की चीजें, बच्चों के खिलौने और फेस पेंटिंग का भी इंतजाम किया गया था। ईद कमेटी ने चेयरमैन और इस प्रोग्राम के रूह रवां ख्वाजा तमकीन खतीब ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद हिंदुस्तान के लिए फंड जमा करना था ताकि कोरोना से लड़ाई में इस फंड का इस्तेमाल किया जा सके। इसलिए ईद एंड ब्रेथ के नाम फंड जमा किया गया। तो मेटलाइफ स्टेडियम जैसा कि आपको मालूम है ये वबा का दौर है, बहुत ही सख्त दौर है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जीना छोड़ दें,
देखिए 2019 में इसी जगह पर हमने 50,000 लोगों के साथ नमाज़ पढ़ी थी, लेकिन आज इस वबा की वजह से बहुत ही इन लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। इन्होंने कहा कि 50,000 नहीं बल्कि सिर्फ 500 लोग आज नमाज़ पढ़ सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह से आज 500 लोग यहाँ पर आए और नमाज़ पढ़े। इंडिया की बेसिकली अब जो वबा की वजह से जो हालत है, बेतहाशा लोग मर रहे हैं, तो पहले तो हमारा इरादा था ही नहीं कि हम यहाँ पर नमाज़ पढ़ें, लेकिन बाद में हमने सोचा कि इंडिया के लिए कुछ फंड रेजिंग करते हैं, समझे, तो इंडिया की कोविड रिलीफ के लिए कुछ करते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम बना। हमारा जो मेन मकसद था बेसिकली वो इंडिया के लिए पैसे इकट्ठा करना था और इंडिया के लिए कुछ कोविड रिलीफ के लिए कुछ पैसा भेजना था हमें। और कुछ और अहम खबरें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक तलबा लीडर जैद शेरवानी की क़यादत में एक अर्जदाश्त यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को पेश की गई है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि यूनिवर्सिटी में असातिज़ा के लिए स्टाफ क्लब और तलबा के लिए मेडिकल या NRSA क्लब में इंतज़ाम कराया जाए। वहीं से कबल तलबा ने एक कैंडल मार्च भी निकाला, जिसमें कोरोना से यूनिवर्सिटी मुलाजमीन के सानह इर्तिहाल पर इन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। सबसे फर्स्ट जो हमारी मांग है वो ये है कि हमने ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब से ये मांग रखी है इसमें कि जो वैक्सीनेशन अब जो प्रोवाइड हो चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से, वो सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ के स्टूडेंट को और यहाँ के टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ को ये हो रही है कि वैक्सीन करवाने के लिए जब वो मेडिकल या मलखान में जा रहे हैं तो उनको ठीक से प्रोवाइड नहीं की जा रही है। तो हमारी VC से ये मांग है कि टीचिंग के लिए टीचिंग स्टाफ क्लब में और स्टूडेंट के लिए मेडिकल, अगर मेडिकल नहीं हो सकता है तो NRC क्लब में हम लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाए। ये हमारी मांग। अच्छे छात्र आए थे, एक मेमोरेंडम दिया है और इसके ज़रिए से उन्होंने वाइस चांसलर साहब से अपील किया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, इसके तहत यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट हैं उनके लिए एक अलग इंतज़ाम किया जाए, उनके वैक्सीनेशन के लिए अलग इंतज़ाम कर दिया जाए। B1 100% आयुर्वेदिक एनर्जी और इम्यूनिटी सप्लीमेंट पेश करते हैं आज की सुर्खियां। और अब बिहार की सूरत हाल। बिहार में कोरोना मुतासरीन की तादाद में कमी जरूर आई है, लेकिन अभी भी मुतासरीन की तादाद ज्यादा है। ऐसे में कई तंजीमों की जानिब से मुतासरा अफराद की मदद की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। बिहार के शिया वक्फ बोर्ड की जानिब से भी ऑक्सीजन मुहैया कराया जा रहा है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के मुताबिक अब तक सैकड़ों लोगों की शिया वक्फ बोर्ड ने जान बचाने की कोशिश की है। इसमें उन्होंने बहुत हद तक कामयाबी भी हासिल की है। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास का कहना है कि इनकी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। पिछले एक महीने से शिया वक्फ बोर्ड, बिहार की टीम और मैं खुद कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए एक मुहिम के तहत ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए मजबूरों और जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रही है। इस किल्लत के वजह से कई लोगों की जिंदगी जा चुकी है। मैंने तहिया किया था और किया है कि हत्तल इम्कान उन जरूरतमंदों को ऑक्सीजन पहुंचाया जाए। मैं खुद बिहार के कई जिलों में जाकर वहां के लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया। मैं और मेरी टीम इस काम में लगी हुई है। हर तरह की हर मुमकिन कोशिश करें कि उनकी मदद की जाए। तकरीबन सैकड़ों लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाया जा चुका है और मजीद आगे भी पहुंचाया जाता रहेगा। और हम आपसे अपील करते हैं कि आप लोग भी आगे आए और जरूरतमंदों की मदद करें। इंसानियत के बुनियाद पर, मानवता के आधार पर किसी की जिंदगी बचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। और कोरोना की मुद्दत-ए-कार में कई समाजी व मजहबी तंजीमें अवाम के खिदमत में पूरी तरह से मसरूफ हैं। बीमारों की मदद के ताल्लुक से जमात इस्लामी की जानिब से लगातार मेडिकल
ऑक्सीजन, प्लाज्मा और एम्बुलेंस सर्विस मुहैया कराया जा रहा है। जमात इस्लामी हिंद पटना के अमीर मकाम रिजवान अहमद इस्लाही के मुताबिक बिहार के मुख्तलिफ जिलों में अवामी खिदमात के पेश नज़र इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। जमात ने लोगों से अपील की है कि बिला तफरीक मजहब व मिल्लत बीमारी से जूझ रहे लोगों की मदद पहुँचाने की कोशिश की जाए। जमात इस्लामी ने ऑनलाइन मेडिकल काउंसलिंग का भी एहतमाम किया है, जिससे बड़ी तादाद में लोग इस्तिफादा कर रहे हैं। जी शुक्रिया न्यूज़ 18। जमात इस्लामी हिंद बिहार अव्वल दिन से कोविड रिलीफ के काम में मसरूफ़ है। अभी जो दूसरी लहर शुरू हुई उसमें कई जिहत पर काम का आगाज़ किया गया है। एक बड़ा काम डॉक्टरों और हॉस्पिटल की किल्लत की वजह से जो मरीज़ों की खिदमात मुतासिर हो गई थी, उसको हेल्पलाइन नंबर के ज़रिए से मरीज़ों को अच्छे डॉक्टरों से रुजू करवाया जा रहा है। उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और दिन के 8 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक मुख्तलिफ डॉक्टर्स की खिदमात हासिल की गई हैं। माशाल्लाह यौमिया सैकड़ों मरीज़ों को मरीज़ इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसके अलावा तकरीबन 10 यूनिटों ने गोया छोटे छोटे डॉक्टरों की टीम तश्कील दी है, जहां पर होम विजिट का भी काम होता है। और वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से की गई आत्मनिर्भर भारत की अपील फैसला कुन मोड़ पर है, जो हिंदुस्तान की मईशत के नुक्ते नज़र से बहुत अहम है। नेटवर्क 18 की पहल और ITC की जानिब से पेश करदा स्वाभिमान भारत आपके लिए मुल्क भर से खुद इन्हिसारी और काबिल तरगीब कहानियाँ ला रहा है। कामयाबी और जिद्दत से भरपूर कहानियाँ ही तो हैं जो हमें एक बेहतर कौम की हैसियत से हमारी पहचान बनाती हैं। इन्हीं में से एक कहानी है बजाज ऑटो की। बजाज ऑटो ने भारत में आयातित 2 और 3 पहिया वाहनों की बिक्री शुरू की, लेकिन 1960 तक यह एक लिस्टेड कंपनी बन गई और उन्हें स्वयं भारत में बनाना शुरू कर दिया। और इस सब के पीछे सिर्फ एक ही आदमी था, राहुल बजाज। देश के लिए बेहतरीन 2 पहिया वाहनों को तैयार करने से लेकर 70 देशों में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले मोटरसाइकिल ब्रांड बनने तक बजाज ऑटो ने एक लंबा सफर तय किया है। We saw in the two-wheeler world the entry of global majors and caused a huge tectonic shift from scooters to more highly fuel efficient motorcycles. And there was a brief period where Bajaj Auto struggled, but I think, and then it looked into its vast reservoir of technical competence and other capabilities and responded with embracing the motorcycle era and becoming a successful motorcycle manufacturer. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी मोटरसाइकिल निर्माता बजाज ऑटो दुनिया की सबसे मूल्यवान 2 व्हीलर कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है, जो स्वाभिमान भारत की जीती जागती मिसाल है।